रोहतास जिले के किसान परिवार से आने वाले आईआईटीएन राहुल पटेल ग्रामीण क्षेत्रों को विकासशील करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। राहुल का कहना है कि हमारा देश ग्रामीण क्षेत्रों का देश है। इस देश के किसान परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर काफ़ी मेहनत कर अनाज पैदा करते हैं। बावजूद उसके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी काफ़ी दयनीय बनी हुई है। आईआईटी करने के बाद जब राहुल पटेल ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया तो उस क्षेत्र के लोगों की स्थिति देखकर काफ़ी मायूस होकर फैसला लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की दम लूँगा। उसके लिए लगभग 2.5 वर्षों से वे ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर करने में लगे हुए हैं। राहुल पटेल का कहना है कि मैं आईआईटीएन हूँ। 10 वर्षों का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और 4 वर्षों का उद्यम का अनुभव रहा है। लगभग 2.5 वर्षों से गाँव देहात किसानी का मुद्दा उठा रहा हूँ। लोगों को अपने लेखनी से जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ और सरकार को नीतिगत सलाह देता हूँ। एक किसान परिवार से होने के कारण मैं ग्रामीण परिवेश में व्याप्त समस्याओं को अच्छे से समझ रहा हूँ। हालांकि मेरे पिताजी शहर के नामी वकील थे, पर हम लोग आज भी खेती से आम किसानों की तरह जुड़े हुए हैं। एक इंजीनियरिंग और अच्छी कमाई के पृष्ठभूमि से होकर भी इस क्षेत्र में आने का कारण था शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक चीज़ों की समझ, उद्यमिता आदि। अनेकों क्षेत्रों में ग्रामीण जनजीवन की घंघोर उपेक्षा हो रही है। सरकार द्वारा बजट और नीतियों के माध्यम से किसान के समझदार बच्चों के द्वारा अपने बेहतरी में मशगूल हो जाने से पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा सामाजिक ताने बाने को केवल आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। मैं अपना समय, ज्ञान और अनुभव का सदुपयोग ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को नज़दीक से समझने और उनके दूरगामी समाधानों पर काम करने के लिए ठानी है। वे कहते हैं कि रोहतास जिला को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ भी किसानों की दुर्दशा देश के बाकी किसानों जैसा ही है। उन्होंने कहा कि किसानों को पार्टी से ऊपर उठकर विधिवत किसान शुभचिंतकों को भी संसद और विधानसभाओं में भेजना चाहिए। आप देख सकते हैं ये समस्याएं सासाराम के किसानों की ही नहीं बल्कि राष्ट्रव्यापी है और इसके लिए अत्यंत ही व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। राहुल पटेल सासाराम के गौलछनी मोहल्ले के निवासी हैं। मैं आपसे रूबरू कराता हूं। राहुल पटेल आईआईटीएन हैं। ये रुड़की से अपना शिक्षा प्राप्त किए हैं और देश के कई एक हिस्सों में रहकर अपनी शिक्षा को उजागर करते हुए काफ़ी नाम रोशन किए हैं। मैं आपसे रूबरू कराता हूं राहुल पटेल जी से। ये इनका विचार लेना चाहते हैं कि ये इनकी सोच क्या है, और इनसे अभी कुछ विचार मैंने लिया तो इन्होंने बताया कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करना चाहता हूं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र ही हमारे देश की ताकत है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे किसान भाई रहा करते हैं और भारत देश किसानों का देश कहा जाता है। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं कि ये ग्रामीण क्षेत्र को क्यों डेवलप करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। मैं आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग किया 2005 में। इसके बाद मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 10 साल तक रहा, तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे। मैं उद्यमी भी रह चुका हूं, लेकिन पिछले 2-3 साल से जब मैं सासाराम में आया तो मुझे लगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करना सबसे उपयुक्त है, क्योंकि आज ग्रामीण क्षेत्र जो है भारत में सबसे उपेक्षित क्षेत्र है। लोग गरीबी में धंसते जा रहे हैं, गरीबी के दलदल में, और मैं अपने बुद्धि और समय का जो सदुपयोग है उसमें करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं लेख लिखता हूँ, लोगों तक सोशल मीडिया से पहुँचाता हूँ, उन्हें अखबारों के माध्यम से पहुँचाता हूँ। सरकारों को मैं नीतिगत स्तर पर सुझाव भी देता हूँ। बेसिकली मैं किसानों के साथ काम करता हूँ और मैं उद्यमी भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो युवा वर्ग है वह उद्यम के क्षेत्र में आए, चीज़ों को समझे, विवेकपूर्ण निर्णय ले और तदनुसार काम करें। अच्छा राहुल जी, आपसे एक प्रश्न है। चूँकि आप आईआईटीएन हैं, रुड़की से आपने सॉफ्ट इंजीनियर किया है, तो सॉफ्ट इंजीनियर का तो क्षेत्र कुछ और हुआ, और अब आप मेन काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों पे। तो क्या कारण है कि सॉफ्ट इंजीनियर करने के बाद आप ग्रामीण क्षेत्रों में आप आकर काम करना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं? क्या कारण हुआ?
देखिए, सुनने में तार्किक लगता है कि मेरा जो अनुभव है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रहा है तो उसी में मैं क्यों नहीं योगदान दिया। लेकिन आप अगर समाज में देखेंगे, आज करीब अनेकों आईआईटी निकल चुके हैं, आईएमआईटी निकल चुके हैं, साइंटिस्ट निकल चुके हैं, पर समाज को इवेंचुअली समाज में कोई इनोवेशन नहीं है और सारी इनोवेशन बाहर से आती है। तो समाज में जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे वो वैज्ञानिक मतलब विज्ञान का हो या फिर सामाजिक समस्याएं हों, आर्थिक समस्या, उस पर मूलभूत समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो समस्याओं को देखते हुए मैंने यही उचित समझा कि अगर मैं आईआईटी से डिग्री लिया भी हुआ हूँ, और कुछ लोग कहते भी हैं कि सरकार आपको तो इतना सब्सिडी दिया है तो देश के लिए काम करते हैं, लेकिन होता क्या है, वह देश के लिए काम न करके अपने लिए काम करते हैं और अपनी समृद्धि बढ़ाते हैं। समाज के खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर कोई भी अपना समय नहीं देना चाहता। और मैंने सोचा कि अगर जिस बुद्धि का उपयोग करके मैं आईआईटी में गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 10 साल काम किया, प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहा, वही बुद्धि मैं अपने लोगों के लिए भी लगा सकता हूँ। मेरे परिवार से लोग किसान हैं, लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, चारों तरफ यही स्थिति है, लोगों के खेत बिक रहे हैं, गहने बिक रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र को समय देना और अपने बुद्धि का सदुपयोग करना ज़्यादा मुझे उचित लगा। ये राहुल पटेल जी हैं, इनकी बातों को आपने सुना। ये आईआईटी रुड़की से सॉफ्ट इंजीनियरिंग किए हुए हैं, लेकिन ये अपने विवेक से ग्रामीण क्षेत्रों को चाह रहे हैं डेवलप करना। जबकि इनका क्या कहना है, इनका क्या विचार है, इनके ज़ुबानी आपने सुना। तो ग्रामीण क्षेत्रों को ये इसलिए डेवलप करना चाह रहे हैं, इनका ये कहना है कि भारत देश जो हमारा है वो ग्रामीण क्षेत्रों से पे टिका हुआ है, चूँकि उस इलाके में किसान भाई रहा करते हैं और किसान की खुशहाली इस देश की खुशहाली है। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि रोहतास ज़िला धान का कटोरा कहलाता है, लेकिन आज भी इस ज़िले के जो किसान भाई हैं उनके साथ हम लोग देखते हैं कि काफ़ी परेशान रहते हैं। गवर्नमेंट से क्या क्या सब्सिडी मिलती है वो आप बेहतर जानते होंगे, तो थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए कि इस क्षेत्र के किसान हरियाणा और पंजाब जैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए, रोहतास जिला धान का कटोरा कहा जाता है और एक समय था जब यहाँ से धान बांग्लादेश में भी एक्सपोर्ट होता था और अभी भी कुछ एक्सपोर्ट होता है, कुछ चावल। लेकिन यहाँ के किसान जो है, जिस तरह से बाकी प्रदेश के किसान या बाकी जो हिंदी पट्टी के किसान है, जिस तरह से या फिर पूरे देश के किसान की बात कर लीजिए, जिस तरह से वो आर्थिक दलदल में घुसे हैं उसी तरह से यहाँ उनकी स्थिति है, इतना धान होने के बावजूद। और इसमें केवल धान का होना भी एक कारण है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी तस्वीर अगर देखी जाए तो धान के फसल का सही मूल्य न मिलना एक बहुत बड़ा कारण है। आप धान बोते हैं, पहले रोहतास जिला में काफ़ी दलहन और तिलहन खेती होती है। आप धान पर आए, किसान यहाँ पे धान गेहूँ पर आया सिर्फ इसलिए कि इसका दाम मिलने लगा, लोगों को अच्छा दाम मिलने लगा बनिस्पत दलहन और तिलहन। हुआ क्या कि धीरे धीरे मार्केट में पूरे देश में धान गेहूँ का उपज होने से जो धान और गेहूँ के प्राइसेस हैं, जो दाम है, वो उस तरह से नहीं बढ़े जैसे बाकी चीज़ों के दाम बढ़े। अब इसमें क्या हुआ कि लोगों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो लोगों के घर से पैसा जा रहा है। ये किसान, कुछ तो किसान समझ रहे हैं, अधिकांश किसान ये नहीं समझते हैं कि उनके घर से जा रहे हैं। देखिए, सरकार कहती है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मान लिया धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ए ग्रेड धान का है 1960 रुपये। सरकार या स्वयं स्वीकारती है कि अगर किसान इस रेट से 1960 से कम में धान बेचेगा तो उसको हानि है। सरकार यह स्वयं मानती है, वो कहती है कि यही न्यूनतम समर्थन मूल्य है। लेकिन आज देख लीजिए 1500 में किसान बेचता है धान, तो बाकी जो 400 रुपये है, 460 रुपये, वो उसके घर से ही जा रहा है और यह किसान को समझ में नहीं आ रहा है। किसान वैसे ये चीज़ें वैसे दिखती हैं कि अगर किसी का ब्याह शादी होगा, शिक्षा में खर्चा होगा या बर बीमारी होगा तो उसमें जो खेत बिक जाते हैं, लोग गहने गिरवी रख देते हैं, लोग कर्जा उठा लेते हैं, उस समय वहाँ दिखता है। लोगों के जीने का जो क्वालिटी है उसमें कमी आ जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लोग। जहाँ गहने पहनते थे पहले मोटे मोटे चांदी और सोने के, अब वो पतले पतले पहनते, वहाँ दिखता है कमी। जो अच्छा खाना खाते थे, घी खाते थे, आजकल दाल और सब्जी पे भी मुहाल है। अब एक गांव में देहात में चले जाइए,
लोगों के पास दूध नसीब नहीं है, खरीदते हैं लोग। जो है सब्जी, हरी सब्जी सालों भर नहीं खाते। तो ये सब क्वालिटी कंप्रोमाइज है, लिविंग क्वालिटी कंप्रोमाइज है। तो ये बताया जाए, ये सुधार कैसे होगी मैं इस वही पे? उसी कह रहा हूँ। तो मूल्य का न मिलना एक इसमें फैक्टर है। और अभी हाल फिलहाल में जो देश भर में किसान आंदोलन हुआ है, उसका एक मकसद यह भी था कि एमएसपी गारंटी कानून, और उसके लिए अभी विश्वासघात दिवस मनाया गया कि भाजपा भगाओ, क्योंकि वह एमएसपी गारंटी कानून के लिए कमेटी बनाने की बात कर रही थी और इसने एक्शन नहीं लिया। तो एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए सबसे पहले तो, कि उसका मतलब यह हुआ कि जितना फसल का एमएसपी सरकार ने तय किया, अगर उससे कोई भी उससे नीचे दाम पर खरीदता है तो हम उसको जेल भेज सकते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी एक तर्क दिया जाता है कि सरकार कहाँ से खरीदेगी इतना सारा धान अपने पैसे से। तो मैं कहता हूँ कि एमएसपी गारंटी कानून यह नहीं कहता कि सरकार खरीदे। एमएसपी गारंटी कानून सिर्फ इतना कहता है कि कोई भी खरीदे, चाहे वो प्राइवेट पार्टी हो, गवर्नमेंट पार्टी हो, इस दाम से कम न खरीदे। यह हुआ एक बात। अच्छा, दूसरा भी इसका पक्ष देखा जाए पहलू, कि धान जब पहले दलहन तिलहन होता था, अब प्योरली जब आप धान पे आ जाते हैं तो, और पूरे देश में यही होता है कि फसल की विविधता खत्म हो गई। तो उसका नतीजा यह होता है कि धान का मार्केट में जहाँ 2 टन जरूरत था तो वहाँ पे 4 टन उपज हो रहा है, यानी चीज़ों की अधिकता। इससे प्राइसेस जो है, मतलब ऑटोमेटिकली अर्थव्यवस्था यही कहता है कि प्राइसेस क्राइसिस हो, वो गिरेंगे प्राइसेस। तो हम लोग को भी समझना चाहिए, किसान वर्ग को, कि जो अगर प्राइसेस को मेंटेन करके रखना है तो फसल में विविधता जरूरी है। मोटा अनाज चाहिए और अन्य तरीके के उपाय हैं, तरह तरह के फसल में विविधता लाइए। और हालांकि इसमें भी एक समस्या यह है कि किसान तो वही काम करेगा जिसमें उसको लाभ हो, और बाकी फसल में अगर कोई लाभ नहीं दिखता तो नहीं करेगा। तो ये सरकार ड्रिवन होना चाहिए कि कैसे वह दूसरे अनाजों को भी उपजाने के लिए सब्सिडी दे। हाँ, आपने सब्सिडी का भी बात कहा कि किसानों को सब्सिडी सरकार कहती है कि इतना देते हैं उतना देते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग फील्ड में हैं, हम लोग देखते हैं कि एड़ी घिस घिस के लोग परेशान हो जाते हैं, प्रखंड कार्यालय में जाते हैं कई एक बार, और उनको सब्सिडी का पैसा मिलता भी है तो आज का सब्सिडी 2 साल के बाद मिलेगा, 3 साल के बाद मिलेगा, उसमें कितना कमीशन चला जाएगा, कितना खर्चा, ये सब समस्याएं हैं। तो किसान की तरफ से भी समस्या है, सरकार की तरफ से भी समस्या है। और किसान की समस्या के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक टेक्निकल कमेटी होनी चाहिए जो यह निर्धारित करे कि हाँ भाई, धान का इतना रोपा जा चुका है, अब आप कोई दूसरा फसल रोप लीजिए, कोई बताने वाला होना चाहिए। इस तरह का कोई टेक्निकल कमेटी होना चाहिए। हालांकि मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि केंद्र सरकार यह कहती है कि जिलावार बांट दीजिए, कि इस जिला में धान होगा, इस जिला में गेहूँ होगा। इससे करने से क्या होगा कि चीज़ों के दाम जो हैं काफ़ी बढ़ने लगेंगे, क्योंकि फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो रोपिए सब, लेकिन फसल में विविधता लाइए और एमएसपी गारंटी कानून बनवाइए। इसके लिए बिहारी किसानों से यही आह्वान है कि आप सड़कों पर उतरिए। देखिए, हरियाणा खुशहाल है, उसका कारण है वो अपने फसलों को सरकारी रेट पर बिकवाने के लिए सड़क पर आते हैं, संघर्ष करते हैं, इसलिए वहाँ पे सरकारी खरीद है। और आप सोच रहे हैं कि बैठे बैठे मिल जाए, तो आपको भी सड़क पर उतरना होगा कि या तो सरकारी खरीदो, नहीं तो एमएसपी गारंटी कानून बनाइए। और पैक्स का ही ले लीजिए, सरकारी खरीद, सरकार कहती है कि हमने इतना खरीद लिया, उतना खरीद लिया, अरे परसेंटेज में बताइए आप कितना खरीदते हैं। पैक्स तो मुश्किल से 2% खरीदती है, 10% खरीदती है, और बाकी 90% के लोग, 90% का फसल कहाँ जाएगा। तो ये सब समस्या, वो भी पैक्स जो है 2-4 गिने लोगों को, अपने ही लोगों का धान करती है, बाकी गल्ला से उठा लेती है, वास्तविक किसानों से नहीं करती। और 1960 है तो 1760, 1660 इस तरह से देती है। ये सब समस्याएं हैं। तो ये समस्याएं दूर कैसे होगी, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। एक तो मैंने जो बोला कि एमएसपी गारंटी कानून बनाना, दूसरा मैंने बोला कि राष्ट्रीय स्तर की एक टेक्निकल कम्युनिटी होनी चाहिए जो किसानों द्वारा गवर्न हो। हालांकि आपको मालूम है किसान संसद एक उन लोगों ने रखा था, वो किसान संसद की एक परिपाटी जो है चलनी चाहिए, और वहाँ पे ये सब चीज़ तय हो कि सरकार कैसे कानून बनाए। अगर आप संसद में नहीं जाते हैं, किसान का एक प्रतिनिधि नहीं जाता है, तो कम से कम किसान संसद में तो रहेगा, जो कि निजी तौर पर है, और उसमें से चीज़ें निकल के आए जो सरकार को सुझाव दे। दूसरा, तीसरा यह हुआ कि हम अपने स्तर से भी सोचें कि आज मैं जनरली लोगों को कहता हूं कि आप रुपए की अर्थव्यवस्था से दूरी बनाइए। तो मैं लोगों को कहता हूं कि देखिए, रुपए की जो अर्थव्यवस्था है भारत में या विश्व में अधिकांश देशों में, जहाँ पे आप कुछ चीज़ खरीदते हैं तो रुपये से खरीदते हैं, कुछ चीज़ बेचते हैं तो रुपया मिलता है। तो रुपए की अर्थव्यवस्था में जो एक नेट क्रेता है, खरीदार है, वो हमेशा घाटे में रहता है।
और एक नेट विक्रेता जो बेचता है वो हमेशा लाभ में रहता है, और किसान वर्ग जो है एक नेट क्रेता है, खरीदार है। तो इस नाते हम लोग को अगर MSP पे रेट मिल भी जाए तो सही बात तो यह है कि अगर हम नेट क्रेता रहेंगे तो हमेशा हम कभी भी आर्थिक दलदल से उभर नहीं पाएंगे। होगा केवल इतना ही कि जो गरीब होने का दर काफ़ी तेज़ था, काफ़ी तेज़ी से गरीब हो रहे थे, थोड़ा धीरे गरीब होंगे, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो हम लोग को वो सारी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी कि अधिकांश चीज़ें अपने से उपजाएं। जो हमने आज गांव में भी लोग दूध खरीद रहे हैं, आप पशुपालन कीजिए, आप अपने से सब्जी उगाइए, चीज़ों को फसल में भी लाइए, रुपये की अर्थव्यवस्था से आप दूरी बनाइए। इसके लिए मेरे लेख भी पढ़े जा सकते हैं, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। स्पेशली मैं उस पर आपका नज़र डलवाना चाहूँगा। रुपये की अर्थव्यवस्था से दूरी बनेगी कहने का मतलब है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पाखंड पर किस तरह से खर्चा कम किया जाए। तो शिक्षा मैं कहता हूँ कि सामूहिक तौर पर आप शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, अपने ही समूह से, अपने ही समाज से कोई शिक्षक की भूमिका अदा करे। मेडिकल जहाँ स्वास्थ्य पर खर्चे की बात है तो आप अपने लिए जितनी आप स्वयं उगाइए। आपको मैं एक वाक़या बताता हूँ कि मेरे ससुर जो हैं एक बार कुछ लड़के लड़कियों के बारे में बोल रहे थे कि लड़की अच्छी है, लड़कों से वो सेवा करती है। तो मैंने कहा देखिए, जब आप रोपेंगे सागवान और शीशम कि बढ़ेगा तो फिर काटेंगे तो पैसा मिलेगा, और बुढ़ापे में चाहेंगे कि हमको फल मिले तो कहाँ से मिलेगा? तो आपको फलदार पेड़ रोपना होगा। ये नहीं है लड़के लड़की, तो वो अलग चीज़ है। मैं उदाहरण यही देना चाहता था कि आज अधिकांश किसान जो है उन्नत खेती के नाम पे या ज़्यादा कमाई के नाम पे शीशम, सागवान ये सब लगाते हैं, और खाने के नाम पर हर तरह की कटौती करते हैं, और फिर अंत में स्वास्थ्य पर उससे ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। तो मैं किसानों से, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप अपने खाने पर ध्यान दीजिए ताकि स्वास्थ्य पर खर्चा कम हो, खाने में विविधता लाइए, और शिक्षा को जैसे मैंने बताया सामूहिक स्तर पे ये चीज़ें कीजिए। और पाखंड, शादी ब्याह में हम लोग काफ़ी खर्चा कर देते हैं, हम लोग पूजा पाठ में खर्चा कर देते हैं, हम लोग यज्ञ में खर्चा कर देते हैं। उन सब के बजाय आप लोगों को ऐसे ही पैसा फेंकने के बजाय, दिखावा में हम लोग खर्चा करते हैं, तो इस तरह से पैसा फेंकने के बजाय आप अपने भोजन पर, अपने शिक्षा पर पैसा फेंकिए। इस तरह से कम किया जा सकता है। और चौथा चीज़, हम लोग यह एक आम चीज़ हो गया है बिहारी लोगों में कि नौकरी को ही एकमात्र आय के स्रोत के रूप में देखते हैं। हम लोग को उद्यम पर आना चाहिए, उद्यमी बनना चाहिए। तो उद्यम पर भी मैं काम करना चाहता हूँ लोगों के साथ। यही कुछ उपाय हैं मेरे नज़र में। ये राहुल पटेल जी हुए, इनकी बातों को आपने सुना। इन्होंने किसान की खुशहाली के लिए बहुत अच्छे से मशवरा को सामने रखे, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो शादी ब्याह में ज़्यादा खर्च लोग कर देते हैं उसमें कटौती करनी चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। इन्होंने ये भी कहा कि बच्चे अगर आपके पढ़ लिख लेते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही ठेलें, उसे उद्यमी भी बनाया जा सकता है ताकि वे सारे लोग खुशहाल रहें, अच्छे रहें, हरे भरे रहें।